नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम एवं स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में जो है पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का श्रृंखला चला रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न 4 तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस अभ्यास प्रश्न 5 में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से संबंधित होंगे, वह क्वेश्चन डीपीएसपी से संबंधित होंगे और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से संबंधित ये क्वेश्चन 3 टॉपिक से क्वेश्चन क्या होंगे आपको दिखाई देंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम लोग सीखेंगे कि आखिर जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाता है उस एक्सप्लेनेशन से आप क्वेश्चन तो एक सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स आपके कॉपी में या इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे आज अभ्यास प्रश्न 5 के अंतर्गत बात करेंगे, जिसमें अगर सबसे पहले अगर प्रश्न आएंगे तो यह प्रश्न जो है बीपीएससी 2005 में क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो लागू करने की शक्ति दी गई है, यह पूछ रहा है किसको यह शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए दिया है भारत के सभी न्यायालयों को। ऑप्शन बी दिया है संसद को। ऑप्शन सी दिया है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी दिया है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि किसको मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को लागू करने का शक्ति दी गई है, लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए पूछ रहा है भारत के सभी न्यायालय। तो भारत के सभी न्यायालय नहीं होंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं होता। तो इस प्रकार ये ऑप्शन ए नहीं होगा। संसद को तो संसद भी लागू नहीं करवाता, बल्कि अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी प्रकार का रूल है, किसी प्रकार का नियम है, किसी प्रकार का संशोधन है तो वह संसद कर सकता है, लेकिन लागू कराने का कार्य जो है संसद नहीं करता। तो बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन राष्ट्रपति जो है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए कार्य नहीं करता। यह जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। उसके अलावा संसद के दोनों सदनों से पास करके कोई भी रूल जो राष्ट्रपति के पास जाता है, कोई भी बिल, उस बिल पर यह हस्ताक्षर कर देता है तो वह बिल क्या बन जाता है, रूल बन जाता है, वह बिल एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन डी ऑप्शन क्या होगा सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का क्या होता है, वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है, वायलेशन या अगर उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट का, तो वायलेशन या उल्लंघन के संदर्भ में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन हुआ है उस उल्लंघन को रोकने का प्रयास करेगा। उल्लंघन को क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा और 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का रीट जारी करेगा, जिसमें अगर आप आएंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, मैंडमस, उत्प्रेषण,
और प्रोहिबिशन, ये 5 प्रकार के क्या हैं, आपको रीट दिखाई देगा। और यह रीट आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने का या लागू करने का बात करेगा। उसके अलावा आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार यह जो है इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा के नाम से इसे बताते हैं। उसके अलावा अगर आर्टिकल 226 पे आएंगे, अनुच्छेद 226, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, वह किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन होता है उस उल्लंघन को रोकेगा, और उल्लंघन को रोकने के बाद वह फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन आर्टिकल 226 के अलावा 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मामलों के अलावा और मामलों में भी सुनवाई की जा सकती है, जबकि आर्टिकल 32 में जो है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स से ही संबंधित इशूज को देखा जाता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 32 का ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 के ज्यूरिसडिक्शन से क्या है, कम है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स से संबंधित इशूज होते हैं, जबकि 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य इशूज को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ हाई कोर्ट को भी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन एक क्वेश्चन से संबंधित आपने करीब 5 से 7 फैक्ट को क्या किया, तैयार किया। तो जब आप क्वेश्चन के डिस्कशन में शामिल होते हैं तो वास्तव में आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आप उसके साथ कई और सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, और यह क्वेश्चन IAS 1996 में पूछा गया है। IAS PT एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट पे अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है या क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि क्या कारण है कि उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इससे वाक स्वातंत्र्य और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा, अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, अधिकार का उल्लंघन। तीसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रगीत गाने के लिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला, किसी को बाध्य करने वाला, बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध, कोई विधिक उपबंध नहीं है। उसके अलावा अगर ऑप्शन पे आएंगे तो आपको सही ऑप्शन का पहचान करना है। ए ऑप्शन कर रहा है 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये ऑप्शन क्या किया गया है, दिया गया है। और आपको कथनों पर क्या करना है, पहचान करना है। तो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, सही है। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इस प्रकार उस समय के अनुसार यह जो है तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक, और यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया गया है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। बी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। डी ऑप्शन धर्म का अधिकार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसके अगर ऑप्शन पे आप आएंगे तो पहला समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो यह होगा नहीं। और राइट टू इक्वलिटी के लिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो एक प्रकार का मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मूल अधिकार है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा।
और इसके लिए आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे डी ऑप्शन पे, धर्म धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म का अधिकार, तो यह भी फंडामेंटल राइट है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में क्या किया गया है, बताया गया है कि अनुच्छेद 25 से 28 तक राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ए बी डी होगा नहीं, तो बचा कौन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट में जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। यह क्या है, तो यह एक लीगल राइट है। कौन सा राइट है, लीगल राइट है। यह एक जो है विधिक अधिकार है। लीगल राइट या कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। तो लीगल राइट या विधिक अधिकार। और संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले, 1978 से पहले जब यह फार था, यह मूल अधिकार था, तो इसे आर्टिकल 31 में रखा गया था। कौन से आर्टिकल में रखा गया था, आर्टिकल 31 में रखा गया था। उसके अलावा 1978 में ही 44वां संशोधन किया गया, 44वां संशोधन किया गया, और इस राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया, तो इसे राइट टू प्रॉपर्टी को जो है लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया। और लीगल राइट को कहाँ पे रख दिया गया प्रेजेंट में 1978 के बाद, तो इसे पार्ट 12 में रखा गया। और पार्ट 12 के अलावा इसे आर्टिकल 300 क में रखा गया या 300 ए में रखा गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट में या 1978 के बाद इसको फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से बाहर करके इसे लीगल राइट बना दिया गया, विधिक अधिकार। और इसे प्रेजेंट में कहाँ पे रखा गया है, पार्ट 12 के अनुच्छेद 300 क में। तो इस प्रकार क्वेश्चन 3 में अगर आप आएंगे तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपसे, यह यूपीपीसीएस 1997 में, यूपीपीसीएस 1997 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा गया है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में या एफआर में संशोधन का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। किसका अधिकार दिया है, संशोधन का अधिकार दिया है। यह कौन से वाद में पूछ रहा है, कौन से केस में जो है संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है केशवानंद भारती वाद या केशवानंद भारतीय केस। बी ऑप्शन राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। सी ऑप्शन गोलकनाथवाद। डी ऑप्शन सज्जन सिंह वाद।
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 4 ऑप्शन क्या किया गया है, दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन से वाद में संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में यह अधिकार दे दिया गया। कब था ये? 1973 में। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, परंतु वह जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए या मूलभूत संरचना या आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न हो और आप संशोधन करें, इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और यह कब दिया गया सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा डिसीजन? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में दिया गया। और पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से केस में इंट्रोड्यूस किया गया? तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में ही बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना या मूलभूत संरचना का कॉन्सेप्ट सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। पूछा जाता है कि यह यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यह प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है और यह अनुच्छेद पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 31। तो अगर आप आएंगे तो ये 4 अनुच्छेद क्या किए गए हैं, आपके सामने दिए गए हैं। और यह पूछ रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में पूछ रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता का बात किया गया है। अवसर की समानता यहाँ पे लोक नियोजन में, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का बात किया गया है, अपॉर्चुनिटी के स्तर पर इक्वलिटी का बात किया गया है। तो यह अनुच्छेद 16 में बताया गया है। लेकिन ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसी में अगर आप आएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या की गई है, शामिल की गई है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 22, तो 22 में जो है बताया गया है गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ संरक्षण प्राप्त है, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 31 में आएंगे तो आर्टिकल 31 जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, तो अभी उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। स्टेटमेंट दिया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता या समता। स्टेटमेंट 2 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, उसके अलावा 3 देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। और 4 नंबर स्टेटमेंट चुनाव लड़ने का अधिकार। और इसमें ऑप्शन दिया है कूट ए 1 3 4, बी 1 2 4, सी 1 2 3 और डी ऑप्शन 2 3 4। इस प्रकार ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है सभी व्यक्तियों का बात कर रहा है और ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो अगर व्यक्ति में आएंगे तो व्यक्ति आपको 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे नागरिक सिटीजन और दूसरा होगा गैर नागरिक। एक होगा नागरिक सिटीजन और दूसरा होगा गैर नागरिक नॉन सिटीजन। नागरिक जो भारतीय होगा उसको नागरिक बोलते हैं और जो विदेशी होगा उसको गैर नागरिक के नाम से जानते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आएंगे तो केवल और केवल जो नागरिकों को अधिकार मिला है वह अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, यह गैर नागरिकों या विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे आपको पता हो कि 15, 16, 19, 29, 30 में क्या क्या हैं तो आप सही ऑप्शन क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और यह नागरिकों के लिए ही बोल रहा है कि सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है कहने का मतलब कि केवल किसको उपलब्ध है, नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता के बारे में अगर आप आएंगे तो इसके बारे में आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है, तो 14 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब यह ऑप्शन में होगा नहीं। फिर उसके बाद अगर एक नहीं होगा तो एक जिसमें है उसको हटा दो, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा क्योंकि एक दिया है, सी नहीं होगा क्योंकि एक दिया है। बचा कौन सा ऑप्शन, डी 2 3 4। 2 3 4 जो अधिकार हैं वह सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो 2 नंबर का रहा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का मतलब अगर आप आएंगे 15, तो अगर आप आएंगे तो 15 16 आपको क्या मिलेगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 19 में मिलेगा। और उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन अगर आप आएंगे तो ये तीनों ऑप्शन केवल सिटीजन के लिए हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 2 3 4। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशियों को नहीं है, वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर रहा है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में क्या किया गया है, पूछा गया है। कर रहा है 6 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के, 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं, सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी ऑप्शन मूल अधिकार है, सी ऑप्शन सांविधिक अधिकार है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है, जो दिया गया है, या राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो यह बी ऑप्शन सही होगा। यह एक क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के रूप में, कैटेगरी के रूप में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 21A के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मैचिंग से संबंधित है, सुमेलित करना है आपको। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2008 में। ये मैच करने से संबंधित क्वेश्चन है। एक तरफ अगर आप करेंगे तो सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में लिख रहा है ए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। सूची 2 में 1 नंबर मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। बी नंबर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दो नंबर स्टेटमेंट क्या दिया है, संविधान का अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। उसके अलावा सी स्टेटमेंट बोल रहा है मूल ढांचे का सिद्धांत,
तो मूल ढांचे का सिद्धांत और 3 नंबर स्टेटमेंट दे रहा है संविधान का 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। उसके अलावा अगर आप आएंगे डी ऑप्शन, मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। अनैतिक व्यापार का निषेध। और 4 नंबर स्टेटमेंट दिया है केशवानंद भारती केस। और आपसे कूट दिया है ऑप्शन ए बी सी डी। तो 3 4 1 2 बी ऑप्शन, 4 3 1 2 सी ऑप्शन, 2 1 4 3 डी ऑप्शन, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या किया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है और आपसे सही मैचिंग क्या करना है, आपको पता करना है। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप आएंगे तो मैच कराना है आपको कि कौन सा मैचिंग जो है मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन 3 4 1 2, बी ऑप्शन 4 3 1 2, सी ऑप्शन 2 1 4 3, डी ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार से जो है क्या किए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया। किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में इसे शामिल किया गया। तो ए का क्या होगा, ऑप्शन पे अगर आप आएंगे आइए देखते हैं। तो ए का क्या होगा, 3 नंबर होगा। ए का 3 नंबर होगा कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके अलावा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो अगर आप आएंगे तो 4 नंबर इसका क्या होगा, कब आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस में। तो ए का 3, बी का 4। उसके अलावा अगर आप आएंगे सी, मूल ढांचे का सिद्धांत 1 नंबर मिनर्वा की मिल्स केस में भी जो है मूल ढांचे का बात किया गया था। उसके अलावा अगर आप आएंगे मानव के अनैतिक व्यापार पर निषेध, तो यह अनुच्छेद 23 2 नंबर। तो 3 4 1 2 3 4 1 2। तो इस प्रकार ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही होगा। मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह केशवानंद भारती केस में बोला गया। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मेल केस में संबंधित है। उसके अलावा मानव के अनैतिक व्यापार या निषेध पे अगर आप आएंगे तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 में जो है अनैतिक व्यापार को रोकने के बाद किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 1998 में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और आपको
आपको ये पहचान करना है कि निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। मतलब कौन से अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट 1 आवास का अधिकार, स्टेटमेंट 2 विदेश यात्रा का अधिकार, तीन स्टेटमेंट समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, समान वेतन का अधिकार। इस ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो ए ऑप्शन 1 तथा 2, बी ऑप्शन 2 तथा 3, सी ऑप्शन 1 तथा 3, डी ऑप्शन 1, 2 तथा 3। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये ऑप्शन दिया गया है और इस ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन क्या क्या करना है, पहचान करना है। तो अगर आप आएंगे तो यह पूछ रहा है कि कौन से अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है। तो आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आएंगे, परंतु समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। यह डीपीएसपी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? डीपीएसपी के अंतर्गत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। तो यह नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। 1 तथा 2 विदेश जाने का अधिकार और आवास पाने का अधिकार, यह जो है दोनों क्या है, तो दोनों मौलिक अधिकार के रूप में हैं। जिसको किसने मान्यता दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और यह क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस 2010 में, और कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। कह रहा है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ए ऑप्शन विधि के समान संरक्षण का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। बी ऑप्शन भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार।
शैक्षणिक अधिकार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो कौन सा सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो सबसे पहले कौन सा केवल सिटीजन को प्राप्त है। अगर ये प्राप्त कर लेंगे, जान लेंगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी जो सभी बचे हैं वो किसको प्राप्त हैं, तो वह सभी को प्राप्त हैं। तो सिटीजन को अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, तो ये सभी पांचों अधिकार जो है केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, सिटीजन को प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं विधि के समान संरक्षण का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अगर आप आएंगे तो 15, 16। उसके अलावा अगर आप आएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप आएंगे तो वह आर्टिकल 19 में बताया गया है। उसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29, संस्कृति एवं शैक्षणिक 29, 30 दोनों में क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये देख लीजिए 15, 16, 19, 29, 30 केवल किसके लिए है, सिटीजन के लिए है। तो यह केवल सिटीजन के लिए है और ये सभी के लिए पूछ रहा है। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है सभी के लिए है, नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए। कानून के नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। तो विधि के समान संरक्षण का बात आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत बताया गया है। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 उससे मिलता जुलता है, आइए देखते हैं। और यह क्वेश्चन 2009 में यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। समानता का अधिकार किनके अंतर्गत दिया गया है, अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेदों के बारे में पूछ रहा है, जिसमें ए है अनुच्छेद 13, 2 है अनुच्छेद 14, 3 है अनुच्छेद 15 और 4 नंबर अनुच्छेद 16। और नीचे कूट दिया गया है, आपको सही पहचान करना है समानता के अधिकार से संबंधित। ए 1 और 2, बी ऑप्शन 1, 2 और 3, सी ऑप्शन 2, 3, 4, डी ऑप्शन सभी चारों, सभी चारों। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो समानता का अधिकार किनके अंतर्गत दिया गया है, तो सबसे पहले अगर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार पे अगर आप आएंगे तो समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी जो है वह आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक। कहने का मतलब 14, 15, 16, 17 और 18 ये सभी आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं 14, 15, 16, 17, 18 में से जो होगा वो समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, मतलब 2, 3, 4 होगा। 2, 3, 4 का मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 15, 16 और 14 ये तीनों क्या हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के अंतर्गत हैं। जबकि अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है
जुडिशियल रिव्यू से संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन। कहने का मतलब अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है और वह कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो वैसे संदर्भ में जुडिशरी क्या करेगा, उस कानून को वहाँ तक शून्य घोषित करेगा जहाँ तक वह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा। या कहने का मतलब पूरे कानून को शून्य नहीं करेगा, वह जहाँ तक जो पॉइंट जो है वायलेशन करेगा उसको क्या कर देगा, उसमें से हटा देगा। तो इस प्रकार आर्टिकल 13 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन या किसी भी कानून का व्याख्या करने से संबंधित बातें बताई गई हैं जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट न करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आइए देखते हैं। और यह क्वेश्चन 2001 में क्या किया गया है, पूछा गया है। और क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है धर्म प्रचार करने का अधिकार है। धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। एवं रखने का अधिकार। उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। विधि निर्माण का अधिकार। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है धार्मिक निकायों। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2001 में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो 2001 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसमें आपको सही ऑप्शन का पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 एवं 3। बी ऑप्शन कह रहा है 2, 3, 4। सी ऑप्शन कह रहा है 3, 4 और डी ऑप्शन कह रहा है उक्त सभी। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 4 ऑप्शन दे रहा है और आपसे सही ऑप्शन पहचान करने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं सही ऑप्शन कौन होगा। धर्म प्रचार करने का अधिकार, यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। सिक्कों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, यह भी है मौलिक अधिकार। उसके अलावा राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, यह भी है। तो इस प्रकार 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन आप नहीं करा सकते। यह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है मान्य नहीं है। तो इस प्रकार 4 नंबर नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने देखा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम से संबंधित। तो राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम का हमने एक क्वेश्चन देखा,
लेकिन राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम से संबंधित जितने फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया कि राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक बताया गया है। उसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है, किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है, धर्म में जो भी पूजा पाठ करने का तरीका है उसको अपना सकता है। ये सारी बातें जो है क्या करी गई हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बताई गई हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या देखा, आज के क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न 5 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा और यह भी सीखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।